गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस दिन हम अध्ययन करेंगे पाठ 12 कक्षा 11 का ऊष्मा गतिकी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में यदि हम इसका हिंदी का अर्थ देखें, ऊष्मा प्लस गतिकी। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो का डायनामिक्स, यानी कि इसमें जो ऊष्मा गति है, जो ऊष्मा गति करता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि ऊष्मा गति की विज्ञान की वह शाखा है जो वस्तुओं के बीच ऊष्मीय ऊर्जा के विनिमय को व्यक्त करती है या ऊष्मीय ऊर्जा के आदान प्रदान को व्यक्त करती है। ये जो है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करती है। तो देखो, इसी बात को मैं लिख देता हूं। ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, देखो इसमें थोड़ा सा मैं है खा गया। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो वस्तुओं के बीच ऊष्मीय ऊर्जा के विनिमय, यानी कि आदान प्रदान, ऊष्मीय ऊर्जा के विनिमय को व्यक्त करती है। एवं ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो इसकी छोटी सी परिभाषा हो गई है। वैसे जो इसी परिभाषा में कुछ भी नहीं था। जब ऊष्मा गति करती है तो इसे हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी। सीधी सी परिभाषा है। ऊष्मा गति का शाब्दिक अर्थ है जिसमें ऊष्मा गति करती है। अब देखो, इस ऊष्मा गति को समझने के लिए कुछ छोटी सी टर्मिनोलॉजी है या शब्दावली है। तो जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है ऊष्मागतिक निकाय या तंत्र। थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब इसमें जो ऊष्मागतिक निकाय है उसको मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो कि ये कोई आपका ऊष्मागतिकी निकाय है।
इस ऊष्मागतिकी निकाय में बहुत संख्या में परमाणुओं या अणुओं का समूह होता है। जब बहुत संख्या में परमाणुओं और अणुओं का समूह होता है इस निकाय में, यह आपकी कोई ऊष्मागतिक निकाय है। हम ये जानते हैं कि संसार में प्रत्येक पदार्थ अंतराण्विक बलों से मिलकर बना होता है। ये अंतराण्विक बल आकर्षण के भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण के भी हो सकते हैं। अब ये जो है ये हमारी ऊष्मागतिक निकाय है या तंत्र है। अब देखो इस ऊष्मागतिक निकाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये ऊष्मागतिक निकाय अधिक संख्या में परमाणुओं या अणुओं का समूह है। देखो ये एक एक परमाणु मान लें या अणु मान लें तो ये अधिक संख्या में परमाणु या अणुओं का समूह है। तो इसमें से बात नंबर एक में से बात नंबर एक, यह है बहुत संख्या में। देखो हम जानते हैं कि जो अणु परमाणु होते हैं वो ठोस है, ज़्यादा घनत्व होगा, द्रव है कम होगा, गैस है कम होगा। तो ये बहुत संख्या में परमाणुओं या अणुओं का समूह होता है। यह निश्चित सीमाओं से घिरा होता है। देखो इधर ये सीमा है, इधर ये सीमा है, इधर ये बहुत संख्या में जो परमाणु या अणु है ये निश्चित सीमाओं से घिरा हुआ है। तो इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, यह है निश्चित सीमाओं से घिरा होता है। यह निश्चित सीमाओं से घिरा होता है। देखो कुल मिला के बात यह है कि ऊष्मागतिक निकाय या तंत्र वो निकाय होता है जिसमें बहुत संख्या में परमाणु या अणु हो और जो निश्चित सीमाओं से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। ऐसा निकाय जो बहुत संख्या में परमाणुओं या अणुओं का समूह हो और जो निश्चित सीमाओं से घिरा होता है उसे हम ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। अब इसमें जो ऊष्मागतिक निकाय है, इस ऊष्मागतिक निकाय में तो आपकी ये हो गई। अब इस निकाय के ऊष्मागतिक निकाय के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र को हम परिवेश कहते हैं। थर्ड है, देखो इधर भी परिवेश है, ये भी परिवेश है, ये भी परिवेश है, यानी कि इस निकाय को छोड़कर इसके चारों ओर उपस्थित जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं ऊष्मागतिकी की टर्मिनोलॉजी में परिवेश। तो हम लिख देंगे ऊष्मागतिक
निकाय के चारों ओर उपस्थित क्षेत्र को परिवेश या अंग्रेजी में कहते हैं इन्वायरमेंट। परिवेश कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ऊष्मागतिकी निकाय और उसकी परिवेश की बात समझ में आई होगी। ये जो ऊष्मागतिकी निकाय है, इसमें बहुत संख्या में परमाणु या अणुओं का समूह होता है और ये निश्चित सीमाओं से घिरा होता है। तो जिस निकाय में बहुत सारे अणु या परमाणु का समूह हो और एक निश्चित सीमाओं से घिरा हुआ हो, उसे हम ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। इस निकाय के यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय के चारों ओर के क्षेत्र को परिवेश या इन्वायरमेंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। यदि आपको ऊष्मागतिकी नाम का टॉपिक समझना है तो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना अति महत्वपूर्ण है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नेक्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी है नंबर 2, नंबर 1 आपने अध्ययन किया है ऊष्मागतिक निकाय, और जो सेकंड नंबर की टर्मिनोलॉजी है वो है ऊष्मागतिक चर, थर्मोडायनामिक वेरिएबल। आपने गणित में चर और अचर पढ़ा है, फिजिक्स में चर और अचर पढ़ा है। तो यहाँ पर जो हम ऊष्मागतिकी पढ़ रहे हैं, जो ऊष्मागतिकी चर क्या होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि ऊष्मागतिक निकाय का अध्ययन करने के लिए आवश्यक भौतिक राशियों को, ऊष्मागतिक निकाय का अध्ययन करने के लिए आवश्यक भौतिक राशियों को ऊष्मागतिक चर कहते हैं। तो परिभाषा में लिख देता हूं। ऊष्मागतिक निकाय का अध्ययन करने के लिए आवश्यक भौतिक राशियां या आवश्यक भौतिक राशियों को ऊष्मागतिक चर या थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल कहते हैं। हमने ऊष्मागतिक निकाय की बात करी। उस ऊष्मागतिक निकाय को समझने के लिए आवश्यक भौतिक राशियां को हम ऊष्मागतिक चर कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखो, नंबर 1 ताप, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। नंबर 2 है
मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, तीसरा जो है वो है दाब, अंग्रेजी में से प्रेशर बोलते हैं। चौथा है आयतन, अंग्रेजी में इसे वॉल्यूम कहते हैं। पांचवा है एंट्रोपी, और अंतिम है यांत्रिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल एनर्जी। प्यारे विद्यार्थियों, आपने क्लास 11 के टॉपिक नंबर 2 में देखा था कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूलभूत भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो आपने वहाँ देखा था कि जो ताप और मोलों की संख्या है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, यानी कि मूलभूत भौतिक राशियां हैं, जबकि दाब, आयतन, एंट्रोपी और आंतरिक ऊर्जा ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं या व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। तो ऊष्मागतिक निकाय का अध्ययन करने के लिए आवश्यक चरों में से ये आपके 6 चर हैं, जिसमें 2 चर आपके मूलभूत भौतिक राशियां हैं और 4 हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जिस ऊष्मागतिक निकाय का हम अध्ययन कर रहे हैं वो निकाय 3 प्रकार की होती है। ऊष्मागतिकी निकाय 3 प्रकार की होती है। ऊष्मागतिक निकाय 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, खुला निकाय, ओपन सिस्टम। यह परिवेश के साथ द्रव्य वह ऊर्जा दोनों का विनिमय करता है। जो खुला निकाय होता है वो द्रव्य ऊर्जा परिवेश के साथ दोनों का आदान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जब हम पानी को गर्म करते हैं तो कुछ पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है, यानी कि ऊर्जा का विनिमय होता है, और किसे जाता है, द्रव्य से जाता है। तो यानी कि इसमें द्रव्य भी बदलता है और जो द्रव्य है वो ऊष्मा में बदल जाता है। तो इसे हम कहते हैं इसमें द्रव्य का भी विनिमय हो रहा है और ऊर्जा का भी विनिमय हो रहा है। जो दूसरा है बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या है, क्लोज जो सिस्टम होता है ये परिवेश के साथ
केवल ऊर्जा का विनिमय करता है। ये केवल ऊर्जा का विनिमय करता है। जैसे मान लो कि कोई ढक्कन से बंद बोतल है, ढक्कन से बंद बोतल है और उसमें आपका कोई द्रव भरा हुआ है, तो वो बंद बोतल में द्रव हमेशा उतना का उतना ही रहेगा, परंतु उसके अंदर जो ऊष्मा है, यदि वो ठंडा है या गर्म है, तो इस बोतल की दीवारों के माध्यम से वो द्रव कमरे के ताप पर आने का प्रयास करेगा या परिवेश के ताप पर आने का प्रयास करेगा। तो जब बंद निकाय होता है तो केवल उसमें ऊर्जा का विनिमय होता है, द्रव्य का नहीं होता है। यदि इसमें 100 ml कोई द्रव है तो इसका तापमान में गिरावट आएगी या वृद्धि हो पाएगी, परंतु 100 ml द्रव पहले भी 100 ml था और बाद में भी 100 ml रहेगा। केवल और केवल इसकी ऊष्मा का विनिमय होता है, तो उसे हम कहते हैं बंद निकाय। और दोनों का होता है तो कहते हैं ओपन सिस्टम। और जो अंतिम थर्ड है विलगित निकाय। कक्षा 12 में भी हमने बहुत बार इस वर्ड को यूज करेंगे, विलगित निकाय। अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यह परिवेश के साथ न द्रव्य और न ऊर्जा का विनिमय करता है। जो विलगित निकाय होता है, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ये परिवेश के साथ न तो द्रव्य का और न ही ऊर्जा का विनिमय करता है या आदान प्रदान नहीं करता है। जैसे थर्मस में यदि हम कोई गर्म पानी डालते हैं तो हमेशा गर्म ही रहता है, और यदि हम ठंडा पानी डालते हैं उसमें तो वो हमेशा ठंडा ही रहता है, क्योंकि उसकी दीवारों के बीच में कुचालक पदार्थ लगाया जाता है जो उसको ठंडा नहीं होने देता है। तो इसमें ना तो द्रव्य का विनिमय हो रहा है और ना ही ऊष्मा का विनिमय हो रहा है। तो जो थर्मस है वो क्या है, आपके विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है ऊष्मागतिक साम्य। थर्ड पॉइंट ऊष्मागतिक साम्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। जब ऊष्मागतिक चर समय के साथ नियत रहते हैं, जब ऊष्मागतिक चर
समय के साथ नियत रहते हैं। और ऊष्माचल क्या है, पी वी टी, ये जब समय के साथ नियत रहते हैं तो निकाय को ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में कहा जाता है। तो निकाय को ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में कहा जाता है या थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था में निम्नलिखित परिस्थितियां परिपूर्ण ऐसी अवस्था में निम्नलिखित परिस्थितियां परिपूर्ण होनी चाहिए। या मैं यूं कह सकता हूं कि जो ऊष्मागतिक साम्य है उसमें जो ऊष्मागतिक चर हैं वो समय साथ नियत रहने चाहिए। तो ऐसी स्थिति कब बनती है, उसकी कुछ परिस्थितियां परिपूर्ण होनी चाहिए। और वो परिस्थितियां 3 परिस्थितियां हैं। नंबर 1, यांत्रिक साम्य। नंबर 2, ऊष्मीय साम्य, या इसे हम तापीय साम्य भी कह सकते हैं, या तापीय साम्य। और तीसरा है रासायनिक साम्य। देखो यांत्रिक साम्य में क्या है, निकाय और परिवेश के बीच कोई असंतुलन बल नहीं लगना चाहिए। जो हमारी निकाय है और निकाय के चारों उपस्थित जो क्षेत्र है यानी कि परिवेश है के बीच में कोई असंतुलन बल नहीं लगना चाहिए। तो हम उसे कहते हैं यांत्रिक साम्य। और यांत्रिक साम्य और ऊष्मीय साम्य और रासायनिक साम्य होगा तभी ऊष्मागतिकी साम्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य, इसमें निकाय के सभी भागों और परिवेश का ताप एक समान होना चाहिए। जब निकाय के सभी भागों और परिवेश का ताप एक समान होता है तो उसे हम कहते हैं ऊष्मीय साम्य, एक समान होना चाहिए। और जो थर्ड है
रासायनिक साम्य, निकाय वह परिवेश में, निकाय व परिवेश में समान रासायनिक, निकाय व परिवेश में समान रासायनिक संगठन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब यही है कि जब ऊष्मागतिकी चर समय के साथ नियत रहते हैं तो निकाय को हम ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में कहा जाता है। और जब निकाय ऊष्मागतिक साम्य अवस्था में होती है तो उसकी निम्नलिखित परिस्थितियां परिपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि यांत्रिक साम्य भी होना चाहिए, ऊष्मीय साम्य भी होना चाहिए और रासायनिक साम्य भी होना चाहिए। ये तीनों साम्य होंगे तभी निकाय ऊष्मागतिक साम्य में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 4 है, ऊष्मागतिकी अवस्था का समीकरण। निकाय की अवस्था का समीकरण। निकाय के ऊष्मागतिक चरों के बीच संबंध को, देखो जो हमने निकाय पढ़ रहे हैं, निकाय के ऊष्मागतिक चर के बीच संबंध को अवस्था समीकरण या निकाय की अवस्था का समीकरण कहते हैं, अवस्था समीकरण कहते हैं। निकाय के ऊष्मागतिक चरों के बीच संबंध को अवस्था समीकरण कहते हैं। देखो ऊष्मागतिकी चर हमने पढ़े, 2 थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि ताप और मोलों की संख्या, बाकी दाब, आयतन, ये क्या थी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनमें जो संबंध है वो क्या होता है, निकाय की अवस्था का समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए आदर्श गैस के 1 मोल के लिए अवस्था समीकरण क्या होता है, PV बराबर RT। और यदि मैं इसी चीज को ये कह दूं कि आदर्श गैस के N मोलों के लिए अवस्था समीकरण PV बराबर जाएगा nRT, जिसका हम पूर्व में अध्ययन किया है। तो यहाँ देखो एक निकाय थी और जिसके चर थे P दाब, V आयतन, R ये उस नियतांक है, T ताप है, N मोलों की संख्या है। तो इनका जो
संबंध है वही क्या होता है, अवस्था समीकरण। नंबर 5 है ऊष्मागतिक प्रक्रम, प्रक्रम थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। किसी निकाय के अवस्था के परिवर्तन, किसी निकाय की अवस्था के परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें निकाय के ऊष्मागतिक चरों में परिवर्तन शामिल है को ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। किसी निकाय की अवस्था के परिवर्तन की प्रक्रिया को ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं और इस ऊष्मागतिक प्रक्रम में ऊष्मागतिक चरों के परिवर्तन भी शामिल है। जब ऊष्मा चरों में परिवर्तन होता है तो उसे ही हम ऊष्मागतिक, ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मागतिक चरों का परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रम को हम ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल चेंज होते हैं उस प्रोसेस को हम थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ जो प्रक्रम हैं, कुछ प्रक्रम निम्नलिखित हैं, कुछ प्रक्रम निम्नलिखित हैं। जैसे कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे नंबर 1 है समतापीय प्रक्रम। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो इसके नाम से स्पष्ट है, ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप नियत रहता है उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप नियत या स्थिर रहता है उसे समतापीय प्रक्रम कहते हैं। समतापीय प्रक्रम कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, जिसका डिटेल से अध्ययन हम आगे करेंगे। इसमें जो दूसरा है ऊष्मागतिक प्रक्रम में, ये हमने पहले का अध्ययन किया है प्रक्रम में। इसमें जो दूसरा प्रक्रम है
रुद्रोष्म प्रक्रम। देखो रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है, ऊष्मा नियत होती है। रुद्रोष्म क्या होती है, ऊष्मा नियत होती है, या हम कह सकते हैं ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा नियत रहती है उसे हम रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तीसरा जो है समदाबीय प्रक्रम, आइसोस्टेटिक प्रोसेस। देखो नाम से स्पष्ट है, ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब नियत रहता है। इसमें क्या होता है, दाब नियत रहता है। ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब नियत होता है उस प्रक्रम को हम समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। चौथा समआयतनीय प्रक्रम, समआयतनीयक प्रक्रम, आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें आयतन नियत रहता है, जिसमें आयतन नियत रहता है उस प्रक्रम को हम समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। पांचवा है चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां समान होती हैं उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अब देखो जो इसमें जो छठा है चक्रीय प्रक्रम पांचवा है, और छठा जो मैं लिख रहा हूं वो है अचक्रीय प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसमें प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां समान, यह क्या जाएगा, नहीं होती हैं, उसे क्या कहेंगे, अचक्रीय प्रक्रम कहेंगे, या अनसाइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। तो परिभाषा सेम थी। अंतिम जो प्रक्रम है वो है व्युत्क्रमणीय प्रक्रम और अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सातवां है व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय प्रक्रम। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितने भी हमने ऊष्मागतिक प्रक्रम पढ़े हैं उन सभी प्रक्रमों का हम आगे अध्ययन करेंगे। अब और हिंदी में कहते हैं सूचक आरेख।
सूचक आरेख। ऊष्मागतिक प्रक्रम में गैस की अवस्था परिवर्तन का ऊष्मागतिक प्रक्रम में गैस की अवस्था परिवर्तन का ग्राफिक निरूपण को सूचक आरेख कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो नया टॉपिक क्लास 11th का टॉपिक 12th पढ़ा है, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल government.vlogs को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।